कुछ दिनों पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, किस तरह एक फौजी ने अपने ही पत्नी का कत्ल किया, फिर उसके बाद उसके लाश के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद किस तरह उसने कुकर में उबाला और फिर झील में फेंक दिया। लेकिन अब ये कहानी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो कहानी भी पुलिस ने ही बताई थी, लेकिन वो पुलिस की कहानी में थोड़ा सा चेंज था। क्योंकि जो गुरुमूर्ति है उसने पुलिस को पहले वही कहानी बताई थी, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कहानी जो गुरुमूर्ति ने पहले बताई थी वो कहानी क्या थी, और जब आज नई कहानी जो निकल कर आई है वो क्या है, जिसके माध्यम से गुरुमूर्ति को अब अरेस्ट किया गया है। अब उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी अब वो एक मर्डर में तब्दील हुई है। तो कहानी इस तरह थी। तो हैदराबाद में गुरुमूर्ति नाम का फौजी है, जो कि कुछ दिनों पहले फौज में था। फिर उसने फौज से रिटायर करके उसने डीआरडीओ में काम किया। जब वो फौज में काम कर रहा था तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी जो कि एक लड़की से उसकी तय कर दी, जिसका नाम माधवी था। माधवी और गुरुमूर्ति बड़े अच्छे से रह रहे थे। कुछ दिनों पहले जो ये जनवरी थी, 14 जनवरी को, माधवी अपने मायके जाना चाहती थी। उधर जो कि हमारे यहाँ इसे मकर संक्रांति कहते हैं, उधर उसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, और उधर पोंगल 5 से 6 दिन या 7 दिन तक मनाया जाता है। तो माधवी ने कहा कि मुझे पोंगल में अपने मायके जाना है, लेकिन इस बात से माधवी के पति की रजामंदी नहीं थी कि माधवी अपने मायके जाए। उसे माधवी के परिवार वालों से कुछ चिढ़ थी, इस वजह से माधवी को वो मायके जाने नहीं दे रहा था, जिस वजह से माधवी और उसके बीच झगड़ा होता है। फिर किस तरह उसने माधवी का कत्ल कर दिया। उसने बताया कि मैंने गुस्से में उसका सर दीवार से पटक दिया और सर में चोट लगने की वजह से माधवी का कत्ल हो गया। और फिर उसने किस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके कुकर में उबाला। इधर माधवी के माँ बाप परेशान, क्योंकि बेटी रोज फोन करती थी, आज फोन नहीं किया, 2 दिन गुजर गए। माधवी के परिवार वाले हैदराबाद आए और फिर उन्होंने मिसिंग का केस दर्ज करा दिया। और फिर किस तरह जो कि गुरुमूर्ति ने कहानी बताई पुलिस को। अब इधर जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई लाश का टुकड़ा और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे ये साबित किया जा सके कि गुरुमूर्ति ने माधवी का कत्ल किया है। लेकिन तभी जो कि गुरुमूर्ति का चाचा है वो जाकर पुलिस वालों से कहता है कि गुरुमूर्ति ने थोड़ी देर पहले मुझसे स्वयं ये कहा है कि मैंने माधवी को मार दिया है, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तब पुलिस वालों ने अब दोबारा गुरुमूर्ति को बुलाया और उससे कहा कि हमने जो कि सबूत ढूंढ लिया है और किस तरह तुमने माधवी को मारा है ये हमें पता चल गया है, तो अब हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। तो कहानी अब दूसरी जो निकल कर आई वो क्या थी। तो कहानी इस तरह थी कि जो ये गुरुमूर्ति बता रहा था कि माधवी का कत्ल उसके हाथों से गुस्से की वजह और अचानक हो गया, लेकिन नहीं, ये एक प्लान मर्डर था। 14 जनवरी को माधवी ने इससे जो कि गुरुमूर्ति से कहा कि मुझे मायके जाना, लेकिन गुरुमूर्ति उसको मायके भेजना नहीं चाहता था। तो उसने 14 जनवरी से ही अब उसने सोचा कि मैं माधवी को रास्ते से हटा दूंगा। तो उसने एक प्लान करना शुरू किया और उसका प्लान इस तरह था। उसने एक चाकू जो कि लेकर रखा था, कुछ फिनाइल, कुछ
क्लीन करने के लिए रूम फ्रेशनर, इस तरह की चीज़ें उसने लाकर रख ली थी। 15 जनवरी को वो अपने बच्चों को और माधवी को लेकर, उसकी बहन वहीं रहती है तो वहाँ गया। वहाँ उसने उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया। उससे कहा, उन बच्चों से कहा कि तुम यहीं रहो और इनके साथ पोंगल मनाओ, यहाँ बच्चे हैं तो तुमको भी अच्छा लगेगा। उन दोनों बच्चों को छोड़कर माधवी को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। 16 जनवरी की सुबह सुबह फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। माधवी जाने की जिद करती है और उसने सोच कर ही रखा था कि माधवी को अब वो मार देगा। तो माधवी का सर जो उसने दीवार में कई बार पटका, जिससे माधवी की जान निकल गई, क्योंकि वो कदकाठी से हट्टा कट्टा था और शरीर भी अच्छा, क्योंकि वो फौज में रह चुका है। फिर उसने उसकी लाश को बाथरूम में ले जाकर फिर उसके कई टुकड़े किए, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। और जैसे कि हमारे घरों में जब पेंट होता है तो पेंट के बाल्टियां आती हैं, बकेट आती हैं, उनमें उसने पानी गर्म करने वाली मशीन को लगाया और उसमें वो मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को डालता गया, जिससे वो नर्म हो जाए, वो वाइल होते गए। फिर उसने जो हड्डियां थी उनको उठाकर स्टोव के बर्नल के ऊपर रखा और उनको जलाया। फिर उसके बाद उसने उसे ग्राइंड किया। फिर उनके बड़े बड़े जो टुकड़े थे उनको भी ग्राइंड किया। जो मांस के टुकड़े थे उनको ग्राइंड करने के बाद फिर उसने बाथरूम में फ्लैश कर दिया। फिर उसके बाद उसने जो कुछ टुकड़े बचे हुए थे उनको छोटी सी पॉलीथीन में डाला, क्योंकि टुकड़ों के नाम पर कुछ बचा ही नहीं था। जो थोड़ा बहुत था उनको पॉलीथीन में डाला और फिर वो पास की नदी है, एक झील, वहां पर जाकर ले जाकर फेंक दिया। उसके बाद करीबन 6 बजे झील में वो फेंकने गया, उनको फेंका। उसके बाद वापस आया करीबन 7 बजे। फिर उसने घर की अच्छे से सफाई की। करीबन उसने 2 से ढाई घंटे अपने घर की सफाई की, बाथरूम को साफ किया, एक बाल्टी को, दीवारों को, नल को, चाकू को, स्टोव को, यहाँ तक कि उसने पूरा घर ही धो डाला। और एक बार नहीं, कई कई बार धोया, फिनाइल डाल के धोया। फिर रूम फ्रेशनर भी डाला और उसने दरवाजे खिड़कियां खोल दी कि स्मेल ना रहे। जब उसे यकीन हो गया कि सफाई अच्छे से हो गई तो वहां से निकल कर वो उसकी बहन के घर गया। वहां से दोनों बच्चों को लिया और घर में आकर बच्चों ने माँ के बारे में पूछा तो गुरुमूर्ति ने बच्चों को बता दिया कि माँ जो कि अपने फ्रेंड के घर गई है और 2 से 4 दिन में आ जाएगी। मासूम बच्चे सोचा कि पिता कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। उनको बच्चों को सुला दिया, क्योंकि खाना वो मौसी के घर से ही खा कर आए थे। अब 17 की सुबह होती है। वो उठता है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बच्चों को तैयार करता है। उसी बाथरूम में बच्चे नहा रहे हैं। इस तरह उसे कोई दर्द, कोई सिकन नहीं थी। आराम से वो अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन कहीं दूर बैठे उसके माँ बाप परेशान थे, क्योंकि माधवी अपने माँ बाप को रोज फोन करती थी। 2 दिन हो गए थे माधवी ने अपने परिवार में फोन नहीं किया था, उनसे बात नहीं की थी, जिससे माँ बाप परेशान थे और उन्होंने फोन लगाया। फोन में जो कि गुरुमूर्ति ने कहा कि माधवी अपने फ्रेंड्स के घर गई है। लेकिन माधवी के माँ बाप को पता था कि माधवी अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती है और वो अपनी फ्रेंड के घर तो कभी भी नहीं जा सकती। इसलिए वो वहाँ से निकलकर और यहाँ गुरुमूर्ति के पास आए। फिर उन्होंने माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। तभी अब ये समझ गया था कि माधवी को पुलिस वाले ढूंढेंगे और माधवी जब नहीं मिलेगी तो पूछताछ होगी और कुछ ना कुछ खुलासा हो ही जाएगा। तो उसने चाचा से चुपके से बता दिया कि मैंने माधवी को मारा है और उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। उसको लगा कि चाचा किसी से कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन चाचा जो कि डर गए और वो तुरंत पुलिस के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई
और फिर एक बार दोबारा पुलिस ने गुरुमूर्ति से पूछताछ की, घर की जांच की। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने ये था कि गुरुमूर्ति ने इतने अच्छे से सफाई की थी कि उन्हें कुछ वहां से सबूत नहीं मिला। झील में गोताखोर गए वहां से। अब नदी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत कुछ वहां से निकाला गया। फिर उनमें से एक मांस का छोटा सा टुकड़ा फॉरेंसिक टीम के हाथ लगा। अब उनको ये नहीं पता था कि ये मांस का टुकड़ा किसी इंसान का है या जानवर का है या उसी माधवी का है, लेकिन वो उसे गए लेकर अपने साथ और उसकी जांच की। जब माँ बाप गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए थे तब उनका डीएनए सैंपल ले लिया गया था। अब बारी थी उसको उस टुकड़े से मिलान करने की, उस टुकड़े के डीएनए सैंपल से। उसके टुकड़े का डीएनए सैंपल लिया गया और डीएनए सैंपल मैच हो गया। तब फॉरेंसिक टीम ने अब हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया, उन्हें पूरी जानकारी दी। तो अब पुलिस गुरुमूर्ति के पास पहुंची। फिर उसने बताया कि अब हमारे पास तुमने मर्डर किया उसका सबूत है और तुम सच्चाई अब बताओगे। गुरुमूर्ति ने पूरी कहानी ऐसे सुनाई जैसे हम आपको कहानी सुना रहे हैं। कोई उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई उसे ये नहीं था कि मैंने अपनी पत्नी को मारा। ये डीआईजी ने खुद मीडिया वालों को बताया और उन्हें उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि अपनी पत्नी को मारने के बाद भी कोई अफसोस नहीं था उसे। और उसने कहानी कैसे उसने मर्डर किया, कैसे उसने टुकड़े किए, कैसे वायल किया, कैसे उनको ठिकाने लगाया, सारी बात बिल्कुल सलीके से पुलिस वालों को बताई। अब जो कि गुरुमूर्ति पुलिस के हिरासत में है और उसे अब क्या सजा मिलेगी ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। और ना ही गुरुमूर्ति की मानसिक हालत खराब थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात के लिए किस तरह उसने अपनी पत्नी को मार दिया, ये हैरानी की बात है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।